स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 28 अगस्त 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि नेपाल की बाढ़ के बाद गंडक बैराज के 36 गेट खुले, बिहार में कितना क्यूसेक तक पहुंच सकता है पानी। दरअसल बात है कि नेपाल में आई भीषण बाढ़ और तबाही का असर अब बिहार की गंडक नदी पर भी दिखाई देने लगा है। नेपाल से भारी मात्रा में पानी आने के बाद वाल्मीकि नगर गंडक बैराज के सभी 36 गेट खोल दिए गए हैं, जहां कल रात बैराज से करीब 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। आशंका है कि आने वाले समय में गंडक नदी में पानी का बहाव 3 से 4 लाख क्यूसेक तक पहुंच सकता है। हालांकि नीचे की ओर बढ़ने के दौरान पानी का पीक फ्लो कम भी हो सकता है, इसलिए बाढ़ का वास्तविक खतरा आगे कुछ घंटों में पानी के बहाव पर निर्भर करेगा। आपको बता दूं कि वाल्मीकि नगर गंडक बैराज को करीब 8.5 लाख क्यूसेक पानी का दबाव झेलने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। ऐसे में 3 से 4 लाख क्यूसेक पानी आने की स्थिति में बैराज को तत्काल कोई भी खतरा नहीं माना जा रहा है। नेपाल में फटा ग्लेशियर, लेकिन बिहार अब महफूज, डिप्टी सीएम बोले टल गया बड़ा खतरा। दरअसल बात है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने नेपाल में आई प्रलयकारी बाढ़ का खतरा बिहार में टलने की संभावना जताई है। जब पत्रकारों से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नेपाल में ग्लेशियर फटने की संभावित असर को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ वाल्मीकि नगर बैराज एवं पूरे इलाके का हवाई सर्वेक्षण किया गया। उन्होंने बताया है कि अभी गंडक के जल प्रवाह की स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि नेपाल के तिब्बत प्रभाग में जहां पर ग्लेशियर के फटने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी, वह मुख्य बिंदु वाल्मीकि नगर बैराज से लगभग 250 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है। बिहार में घुसखोर अधिकारी का गजब शौक, रिश्वत में मांगी 37,000 की वॉशिंग मशीन, विजिलेंस ने नौकर के साथ दबोचा। दरअसल बात है कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने समस्तीपुर के रोसड़ा के DCLR यानी कि भूमि सुधार उप समाहर्ता कंचन कुमारी झा को घरेलू नौकर सुमित कुमार के साथ 2 लाख नगद और 37,000 की नई वॉशिंग मशीन घूस लेते हुए गुरुवार को सरकारी आवास से गिरफ्तार किया है। इसके बाद निगरानी की टीम ने उनके सरकारी आवास की तलाशी ली, जिसमें 13,82,000 रुपए अतिरिक्त नगद राशि भी बरामद हुई है। घरेलू नौकर DCLR के दलाल के रूप में काम करता था। इस तरह कुल 15,82,000 रुपए और वॉशिंग मशीन भी बरामद कर लिया है। समस्तीपुर के विभूतिपुर के रहने वाले मनोज कुमार ने निगरानी में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपित DSLR के घरेलू नौकर के द्वारा भूमि विवाद के मामले में परिवादी के पक्ष में फैसला लेने के एवज में रिश्वत की मांग की जा रही है। निगरानी ब्यूरो ने सत्यापन में रिश्वत मांगे जाने का प्रमाण सही पाया। इसके बाद निगरानी DSP नरेंद्र कुमार के नेतृत्व में धावा दल का गठन किया गया, जिसमें रंगे हाथ महिला अधिकारी और फिर उसके घरेलू नौकर को रोसड़ा के वार्ड संख्या 24 स्थित सरकारी आवास पर 2 लाख रुपए नगद और नई वॉशिंग मशीन के साथ गिरफ्तार किया है। नेपाल की बाढ़ भारत के लिए भी खतरे की घंटी, यूपी बिहार में बड़ा गंडक नदी का खतरा। दरअसल बात है कि नेपाल के हिमालय क्षेत्र में आई विनाशकारी बाढ़ ने भारत के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है। वजह यह है कि नेपाल की बाढ़ का खतरा केवल वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि त्रिशूली नदी आगे चलकर के नारायणी गंडक नदी की तंत्र का हिस्सा बनती है। ऐसे में नेपाल से आने वाले अतिरिक्त पानी का असर भारत में गंडक के प्रवाह पर पड़ सकता है। केंद्रीय जल आयोग ने भी त्रिशूली में अचानक बड़े जलस्तर को लेकर के चेतावनी जारी की है। बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण और फिर मुजफ्फरपुर तथा उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और फिर कुशीनगर जैसे सीमावर्ती जिलों में स्थानीय स्तर पर बाढ़ के खतरे को देखते हुए निगरानी और फिर तैयारियां बढ़ाई जा रही है। हालांकि गंगा में इसका व्यापक असर नगण्य रहने का अनुमान है, लेकिन गंडक बेसिन में स्थानीय स्तर पर जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में परेशानी पैदा हो सकती है। वहीं पर एक प्रोफेसर ने बताया है कि बढ़ता तापमान ग्लेशियरों और फिर हिमनद झीलों को अस्थिर कर रहा है। ऐसे में अत्यधिक वर्षा, भूस्खलन और फिर ग्लेशियर झीलों के अचानक फटने की घटनाएं एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ा सकती है। उन्होंने बताया है कि हिमालय में बन रही नई और फिर तेजी से बढ़ती ग्लेशियर झीलें भविष्य के लिए बड़ा जोखिम है। यह किसी झील के प्राकृतिक बांध के टूटने पर कुछ ही समय में भारी मात्रा में पानी नीचे की घाटियों में पहुंच सकता है। आबादी, सड़क, पुल और जल विद्युत परियोजनाएं यदि ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में स्थित हो तो फिर नुकसान कई गुना बढ़ जाता है। बीपीएससी ट्राई 4 में अब सिर्फ एक परीक्षा छात्रों की 10 मांगों पर बनी सहमति। दरअसल बात है कि बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा ट्राई 4 को अब सिर्फ एक चरण में कराने का फैसला किया है।
यानी कि अभ्यर्थियों को अलग अलग प्रारंभिक और फिर मुख्य परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि सरकार छात्रों की मांगों को गंभीरता से ले रही है और फिर उनके हित में कई अहम फैसले लिए गए हैं। ट्राई 4 को सिंगल स्टेज में कराने समेत कई मांगों को लेकर के अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे। जब सरकार और फिर छात्र प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक में 10 प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनी है। इसके बाद छात्र प्रतिनिधिमंडल ने अपना प्रदर्शन खत्म करने का फैसला किया है। नेपाल बिहार में क्यों आती है बाढ़? हिमालय से तराई के मैदान तक इतना बड़ा है नदियों का मकर जाल। दरअसल बात है कि नेपाल में 26 अगस्त को आई बाढ़ और तबाही में 300 से ज्यादा लोगों की जान जाने की पुष्टि हो चुकी है और 1500 से ज्यादा लोग लापता हैं। 5000 से ज्यादा बचाव कर्मी रेस्क्यू अभियान में लगे हुए हैं। इस विनाशकारी बाढ़ ने एक बार फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि नेपाल में बाढ़ क्यों आती है। साथ ही पहाड़ों पर होने वाली भारी बारिश, ग्लेशियर टूटने और फिर अचानक पानी बढ़ने का असर बिहार तक कैसे पहुंच जाता है। इसका जवाब सिर्फ एक नदी में नहीं बल्कि हिमालय से निकलने वाली नदियों के उस पूरे जाल में छिपा है जो नेपाल से निकल करके बिहार के मैदानी इलाकों में फैलता है। नेपाल में बाढ़ का सबसे बड़ा कारण उसका पहाड़ी भूगोल और मानसूनी बारिश है। यहाँ पर 6000 से ज्यादा छोटी बड़ी नदियां हैं, जिनमें से कोसी, गंडक और फिर कर्णाली जैसी बड़ी नदियां हिमालय से निकल करके दक्षिण की ओर बहती है। जून से सितंबर के बीच होने वाली मानसूनी बारिश से देश की करीब 80% सालाना बारिश सिर्फ 3-4 महीनों में होती है। जब पहाड़ों में ढलान बहुत तेजी होने से पानी तेजी से नीचे आता है और फिर अचानक फ्लड की स्थिति बनती है। वहीं पर हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघलने और फिर ग्लेशियल झीलों का आकार बढ़ने से झील फटने यानी कि ग्लोफ का खतरा भी बढ़ रहा है। वहीं पर बिहार की सबसे बड़ी भौगोलिक समस्या यह है कि उसकी कई महत्वपूर्ण नदियों का कैचमेंट यानी कि वह इलाका जहां से नदी में पानी आता है बिहार में नहीं बल्कि नेपाल और तिब्बत में है। बिहार सरकार के फ्लड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के मुताबिक बिहार की 7 नदियां नेपाल से जुड़ी हैं। इनमें से कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, महानंदा और फिर अधवरा समूह जैसी नदियां शामिल हैं। इन नदियों के कुल कैचमेंट का करीब 65% हिस्सा नेपाल तिब्बत में और सिर्फ 35% बिहार में है। यानी कि बिहार में नदी आने से पहले ही उसके पानी का बड़ा हिस्सा पहाड़ों में तय हो चुका होता है। यही वजह है कि नेपाल में हुई तेज बारिश या फिर पहाड़ों में अचानक आई बाढ़ का असर कुछ घंटों में या फिर दिनों के बाद भी दिखाई दे सकता है। एनडीए नेताओं ने नेपाल में आई बाढ़ पर जताई चिंता, जीतन राम मांझी ने चीन को ठहराया जिम्मेदार। दरअसल बात है कि एनडीए नेताओं ने नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ पर दुख जताया है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश पर इसके संभावित प्रभाव को लेकर के चेतावनी जारी की है। वहीं पर बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने नेपाल में हुई जनमाल की हानि पर शोक जताते हुए कहा है कि बादल फटने जैसी प्राकृतिक घटनाओं का सटीक पूर्वानुमान लगाना अभी भी एक चुनौती है। राजीव प्रताप रूडी ने ऐसी आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अधिक चर्चा और फिर बेहतर तैयारियों की आवश्यकता पर बल दिया है। जब बिहार के मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने नेपाल से बिहार और फिर उत्तर प्रदेश तक फैली स्थिति की प्राकृतिक आपदा बताया है। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में जान माल के कम से कम नुकसान के लिए प्रार्थना करने की अपील की है और फिर कहा कि सभी को मिलकर के इस संकट का सामना करना होगा। वहीं पर राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने भी नेपाल में हुई तबाही पर चिंता जताई है। वहीं पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आपदा के कारणों को लेकर के राजनीतिक बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नेपाल में आई बाढ़ के लिए चीन जिम्मेदार है और तर्क दिया है कि अगर वे चाहते तो फिर तिब्बत में पानी को नियंत्रित या फिर रोक सकता था। जीतन राम मांझी ने सवाल उठाया है कि तिब्बत पर चीन का नियंत्रण होने के बावजूद भी उसने वहां पानी रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। जब उन्होंने कहा है कि अगर पानी को रोक लिया गया जाता तो नेपाल में स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती और बिहार को भी इस तरह के संभावित खतरे का सामना नहीं करना पड़ता। नेपाल में जल प्रवाह के बाद बिहार में नदियों का रौद्र रूप बरकरार, गंडक बराज में जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी। दरअसल बात है कि तिब्बत सीमा से सटे नेपाल के ऊपरी क्षेत्रों में एक दिन पहले ग्लेशियर फटने से आई भयावह बाढ़ से तबाही मचने के बाद अब बिहार की प्रमुख नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है। गंडक बैराज से लेकर के राजधानी पटना में गंडक गंगा नदी तक में जलस्तर में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। केंद्रीय जल आयोग और फिर जल संसाधन विभाग के आंकड़ों के अनुसार गंडक, गंगा, कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक और फिर अन्य नदियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। हालांकि कई स्थानों पर जलस्तर में कमी की संभावना जताई गई है, जब वहीं पर कुछ जगहों पर अगले कुछ घंटों में वृद्धि का अनुमान है। राजधानी पटना में गंगा नदी का जलस्तर लगातार चिंता का कारण बना हुआ है। वहीं पर पटना में गांधी घाट पर गुरुवार सुबह 6 बजे गंगा का पानी खतरे के निशान से 75 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार शुक्रवार सुबह 8 बजे तक इसमें कमी आने की संभावना जताई है। वहीं पर दीघा घाट पर गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 2 सेंटीमीटर ऊपर था। अगले दिन सुबह तक 8 सेंटीमीटर बढ़ने की संभावना जताई गई है।
यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में बीजेपी को कहां नुकसान, सर्वे ने चौंकाया। दरअसल बात है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव के लिए जनता के साथ राजनीतिक पार्टियां भी काफी उत्सुक है। जी हाँ, वहीं पर राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है। वहीं पर इस बार विपक्ष भी पूरी तैयारी करके बैठा है। जनता ने चुनाव से पहले ही अपना वोट किसे देना है ये तय कर लिया है। एक सर्वे में आया है जिसमें इन तीनों राज्यों को लेकर के चौंकाने वाले जवाब आए हैं। वोट वाइब के स्टेट वाइब सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है कि यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में जनता किस पार्टी को वोट देना चाहती है और कौन सी पार्टी जीतने वाली है। सर्वे में जनता से कुछ सवाल पूछे गए जिनमें पूछा गया है कि क्या आपने तय कर लिया है कि वोट किसे देंगे। जवाब में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। यूपी में 64%, उत्तराखंड में 52% और पंजाब में 71% लोगों ने फैसला कर लिया है कि वे किस पार्टी को वोट देने वाले हैं। जब कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी एक पसंद तो है मगर उन्होंने अभी तक फाइनल फैसला नहीं किया है। यूपी में 19%, उत्तराखंड में 25% और पंजाब में 14% लोग ऐसे हैं। वहीं पर यूपी में 2027 में कांटे की टक्कर होने वाली है। 41% लोगों को लगता है कि बीजेपी गठबंधन जीतेगा। वहीं पर 41% समाजवादी पार्टी गठबंधन जीतने की संभावना है। वहीं पर बीएसपी के 4%, निर्दलीय उम्मीदवार के 2.8% जीतने की संभावना है। वहीं पर उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही लेकर के लोगों को संभावना लग रही है। 39% जनता के मुताबिक बीजेपी जीतेगी। 36% लोगों को कांग्रेस जीतने की संभावना लगता है। वहीं पर पंजाब में 36% लोगों को लगता है कि आम आदमी पार्टी एक बार फिर से जीतेगी। वहीं पर 26% कांग्रेस और बीजेपी 13%। वहीं पर श्रोमणी अकाली दल को 9.6% लोगों को लगता है कि ये पार्टी जीतेगी। बिहार पुलिस में नौकरी लगते ही पत्नी प्रेमी संग हुई फरार। पति बोला पढ़ाया लिखाया, नौकरी लगने के बाद छोड़ गई साथ। दरअसल बात है कि बिहार के रोहतास जिले के डालमिया नगर थाना क्षेत्र के प्रयाग बिघा से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने चर्चित ज्योति मौर्य प्रकरण की यादें ताजा कर दी है। यहाँ पर एक पति का आरोप है कि उसने शादी के बाद अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और उसकी बिहार पुलिस में नौकरी लगने के बाद पत्नी अपने प्रेमी के साथ ससुराल से फरार हो गई। जब पत्नी के इस तरीके के चले जाने के बाद पीड़ित पति ने डालमिया नगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराकर के न्याय की गुहार लगाई है। डालमिया नगर थाना क्षेत्र के प्रयाग बिघा निवासी अजय सिंह की शादी 26 जनवरी 2025 को अर्चना भारती के साथ हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। शादी के शुरुआती 6 महीने तक बस सब कुछ सामान्य चलता रहा और अर्चना अपने ससुराल में पति के साथ रह रही थी। पति अजय सिंह का आरोप है कि शादी के बाद उन्होंने अपनी पत्नी की पढ़ाई लिखाई में पूरा सहयोग दिया। जब इस दौरान उनकी पत्नी की बिहार पुलिस में नौकरी लग गई। अजय के मुताबिक पत्नी की नौकरी लगने के बाद उसे प्रशिक्षण के लिए जाना था और इसी बीच 3 जुलाई 2026 को वे कथित तौर पर अपने प्रेमी के साथ चली गई। अजय सिंह का दावा है कि उसकी पत्नी अर्चना भारती का डेहरी इलाके में गांधीनगर निवासी विवेक नामक युवक के साथ पहले से प्रेम संबंध चल रहा था। जब पति के अनुसार अर्चना को कथित प्रेमी के साथ मोबाइल पर चैट करते हुए परिवार के लोगों ने पहले भी पकड़ा था और जहाँ उस समय परिवार के सदस्यों ने समझा बुझा करके तो मामला शांत कर दिया और अर्चना ने भविष्य में ऐसी कोई भी बात नहीं होने का भरोसा दिया। वहीं पर अजय का आरोप है कि घर से जाते समय उसकी पत्नी शादी के आभूषण और नकदी भी अपने साथ ले गई। अजय सिंह डेहरी डालमिया नगर परिषद में प्राइवेट काम करते हैं। वहीं पर अजय सिंह ने डालमिया नगर थाने में लिखित शिकायत दी है और फिर पुलिस से अपनी पत्नी तथा उसके कथित प्रेमी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। रक्षाबंधन पर सम्राट सरकार ने सौगातों की लगा दी झड़ी, महिलाओं को भेजे 600 करोड़। दरअसल बात है कि रक्षाबंधन के मौके पर सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार की महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं और फिर योजनाओं की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रक्षाबंधन के मौके पर समृद्ध बिहार समृद्ध महिला अभियान का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर सीएम सम्राट चौधरी ने महिला रोजगार योजना के तहत 5 लाख जीविका दीदियों के बैंक खाते में कुल 600 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की है। यह 4 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की पहली किस्त तो 1 लाख महिलाओं को 20-20 हजार रुपए की दूसरी किस्त भेजी गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने महिलाओं पर केंद्रित कुछ अन्य घोषणाएं भी की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान कर दिया है कि बिहार की 10 लाख जीविका दीदियों के घरों को आगामी 31 मार्च तक सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा। जब पीएम सूर्यघर योजना के तहत उनके घरों पर रूफटॉप सोलर लगाया जाएगा, जैसे परिवार का बिजली खर्च शून्य हो जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार ने 1 करोड़ महिलाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। महिलाओं को स्वावलंबी, आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम होगा। सीएम सम्राट चौधरी ने दावा किया है कि बिहार की 50 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी है।
6 साल का आदित्य कौन है? मोदी सम्राट को ललकारा बिहार पुलिस से सवाल, आप सुरक्षा करते हैं या मर्डर? दरअसल बात है कि बिहार की राजधानी पटना में 25 अगस्त 2026 को बीपीएससी टाइप 4 उम्मीदवारों के प्रदर्शन के दौरान 6 साल के एक बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हाथ में तिरंगा लिए इस बच्चे के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। इनमें वे बेरोजगारी, छात्रों की नौकरी और फिर पुलिस कार्रवाई को लेकर के सवाल उठाता नजर आ रहा है। एक वीडियो में आदित्य ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के इस्तीफे की मांग की है। अब सवाल है कि आखिर कौन है ये आदित्य कुमार, 6 साल का आदित्य कुमार? आपको बता दूं कि आदित्य कुमार पहली कक्षा में पढ़ने वाला 6 साल का एक बच्चा बताया जा रहा है। वह पटना के डाक बंगला चौराहे पर चल रहे छात्र प्रदर्शन में अपनी मांग मां के साथ पहुंचा था। जहां यहां पर उसने छात्रों के समर्थन में नारे लगाए और सरकार से रोजगार के मुद्दे पर सवाल किया। आदित्य ने कहा कि छात्रों को नौकरी क्यों नहीं मिल रही है और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की रोजगार से जुड़े वादे कहां गए, जब उसने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की है। वायरल वीडियो में आदित्य हाथ में तिरंगा लिए नजर आ रहा है, जब वे बेरोजगारी और फिर छात्रों के भविष्य को लेकर के सरकार पर सवाल उठाता है। एक वीडियो में वे पुलिस कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहता है कि किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि देश के भविष्य का माथा फोड़ा गया है। आदित्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सवाल किया है कि छात्रों पर कार्रवाई करने का आदेश किसने दिया था। एक वायरल वीडियो में आदित्य ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर के सवाल उठाया है। वे कहते हैं कि उन्हें जनता ने चुना ही नहीं है और प्रदर्शन के दौरान बिहारियों का माथा फोड़ा जा रहा है। जहां बच्चों ने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए लोगों से ऐसे सरकार को हटाने की अपील भी की है। हालांकि ये बातें वायरल वीडियो में बच्चे के कथित बयान के तौर पर सामने आई है। राहत भरी खबर, लगातार 8 दिन की तेजी के बाद अब इतने रुपए सस्ते हुई चीनी। दरअसल बात है कि घरेलू थोक जिंस बाजार में लगातार 8 दिनों से जारी चीनी की तेजी पर आखिरकार ब्रेक लग गया है। गुरुवार को चीनी की औसत थोक कीमत में 51 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही गुड़, गेहूं और फिर ज्यादातर खाद्य तेलों के दाम में भी नरम पड़ गए हैं। हालांकि चावल और फिर कुछ प्रमुख दालों की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। बाजार में अलग अलग जिंसों के दाम में उतार चढ़ाव का असर आने वाले दिनों में भी खुदरा कीमतों पर दिखाई दे सकता है। दरअसल बात है कि थोक बाजार में चीनी की औसत कीमत 91 रुपए से घटकर के 5,947 रुपए प्रति क्विंटल रह गई है। इससे पहले लगातार 8 कारोबारी दिनों तक चीनी के भाव में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही थी। इसी तरह गुड़ की कीमत में भी 47 रुपए कम होकर के 5,960 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गई है। खुदरा बाजार की बात करें तो चीनी का औसत भाव 73 रुपए से घट करके 64 रुपए प्रति किलोग्राम तक रह गया है। यानी कि थोक बाजार में आई नरमी का असर खुदरा बाजार में भी सीमित रूप से देखने को मिल रहा है। कैसा रहेगा आज का मौसम? घोर अंधेरा, गड़गड़ाहट और तबाही। 7 राज्यों के 25 शहरों पर टूटेगा कुदरत का कहर। दरअसल आसमान में छाए घने स्याह बादल, रुक रुक करके चमकती बिजली और फिर थमी हुई हवाएं, मौसम का ये खौफनाक मिजाज 28 अगस्त को किसी बड़े खतरे का साफ इशारा दे रहा है। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों के लिए रेड और फिर ऑरेंज अलर्ट जारी करके मानसून की विनाशकारी रूप में चेतावनी दी है। मानसून ट्रफ और चक्रवाती दबाव के गठजोड़ ने भारत के मौसम का पूरा गणित बिगाड़ दिया है। आज 28 अगस्त को एक साथ कई राज्यों में तबाही मचाने वाली भारी बारिश, बिजली कड़कना और फिर समुद्री तूफान का दोहरा खतरा मंडरा रहा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा जैसे राज्यों में स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। 72 घंटे में टूट सकती है नेपाल बॉर्डर पर बनी झील, चीन की चेतावनी के बाद हाई अलर्ट पर प्रशासन। दरअसल बात है कि नेपाल में भोटे कोसी नदी में आई अचानक बाढ़ से मची तबाही के बाद खतरा अभी टला नहीं है। आज चीन की तरफ से इसे लेकर के हाई अलर्ट भेज दिया गया है। जब काठमांडू पोस्ट के अनुसार चीन के जल संसाधन मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल में छिछोशन खोला और फिर पूरे नदियों के संगम के पास एक बड़ी अवरोधक झील यानी कि बैरियर लेक बन गई है, जिसका जल आयतन गुरुवार सुबह तक 20 लाख घन मीटर अनुमानित है और झील पहले ही ओवरफ्लो हो रही है। वहीं पर अगले 3 दिनों में 30 लाख घन मीटर अतिरिक्त पानी के झील में आने की उम्मीद है, जिससे इसके टूटने का उच्च जोखिम है। चीनी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि झील पहले से ही ओवरफ्लो हो रही है और फिर आने वाले दिनों में इसमें और पानी आने से इसके टूटने का खतरा है। आपको बता दें कि बाढ़ के बाद नेपाल में एक बड़ी बैरियर झील बन गई है। चीनी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि झील पहले से ही ओवरफ्लो हो रही है और फिर आने वाले दिनों में और पानी आने से इसके टूटने का खतरा बन गया है। आखिरकार प्रशांत किशोर भी आ गए हैं नाली गली पर, पहुंच गए मुख्य सचिव से मिलने। दरअसल बात है कि वह दिन याद कीजिए जब बांकीपुर विधानसभा चुनाव में जीत के ठीक बाद प्रशांत किशोर मीडिया के सामने आए थे। उन्होंने साफ कहा था कि बांकीपुर का चुनाव नाली गली पर नहीं लड़ाया जाएगा, लेकिन आखिरकार प्रशांत किशोर को भी उसी मुद्दे पर आना पड़ा जिसके बारे में वे बात नहीं कर रहे थे।
अब प्रशांत किशोर बांकीपुर की नाली गली को लेकर भी चिंतित है। प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय से मुलाकात की है। बातचीत के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि राज्य की राजधानी के मध्य स्थित बांकीपुर क्षेत्र की अनेक समस्याएं बैठक में उठाई गई है। प्रशांत किशोर ने कहा कि आज की बैठक को पिछले सप्ताह पुलिस डीजीपी के साथ हुई मेरी बैठक की अगली कड़ी के रूप में देखा जाना चाहिए। आज की बैठक में डीजीपी के अलावा प्रधान सचिव स्तर के 5 अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। प्रशांत किशोर ने कहा कि ये मीटिंग बिहार के डीजीपी विनय कुमार के साथ हुई पिछली मीटिंग का फ्लॉप था, जब बैठक में पटना के राशन कार्ड धारकों को 5 किलो अनाज देने, स्मार्ट सिटी के तहत नाली गली, स्ट्रीट लाइट, वेंडिंग जोन और ड्रेनेज की समस्याओं पर चर्चा हुई है। मुख्य सचिव ने जल्द संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करके राशन की समस्याएं दूर करने का आश्वासन दिया है। वहीं पर नगर निगम के साथ मिलकर के पटना की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बना करने की दिशा में काम शुरू कर दिया जाएगा। चीनी प्याज तो है बदनाम, आपकी कमाई को दीमक की तरह चट कर गए 10 महंगे सामान। दरअसल बात है कि देश भर में जहां पर एक तरफ त्योहारों की खुशियां मनाई जा रही है, वहीं पर दूसरी तरफ महंगाई ने निराशा बरकरार रखी है। खास तौर से चीनी के बढ़ते दामों की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। चीनी के दाम बढ़ने से त्योहारों की मिठास कुछ फीकी पड़ रही है, तो वहीं पर हर रोज सब्जी में डालने वाले प्याज के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केवल ये दोनों चीजें ही नहीं बल्कि रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले खाने पीने और भी चीजें हैं खाने पीने की जो दाम बढ़ रहे हैं, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, जबकि ये सामान भी रसोई का पूरा बजट हिला रहे हैं। जैसे चीनी के दाम बढ़ने से त्योहारों की मिठास फीकी हो गई है, वैसे ही रोजमर्रा में खाने पीने वाले सामान में भी लगातार दाम बढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से सामान है। तो आपको बता दूं कि इसमें प्याज है, चावल है, सरसों तेल है, चना दाल है, मूंगफली, सूरजमुखी तेल है, मूंगफली तेल है, पाम तेल है, गेहूं, टमाटर, अरहर दाल, मूंग दाल, ये सभी चीजें काफी महंगी हो रही है। मई के महीने से जो महंगाई की मार लोगों पर पड़ रही है वह अब तक भी जारी है। हालांकि अब तक केवल चीनी और फिर प्याज की कीमतों को लेकर ही लोगों के बीच निराशा थी, जिसके कारण बाकी चीजों पर तो ध्यान ही नहीं जा रहा था कि ये सामान भी रसोई का बजट बिगाड़ रहा है। वहीं पर त्योहारों का मजा मिठास से होता है। खासतौर से रक्षाबंधन में तो राखी बांधकर भाई का मुंह मीठा कराया जाता है। लेकिन इस समय चीनी के दाम बढ़ जाने की वजह से तेजी से मिठाइयों के दाम भी बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से त्योहारों के समय में जनता काफी निराश और फिर उदास हो गई है। हालांकि महंगाई कितनी भी बढ़ जाए या फिर मिठाइयों के दाम में कितना भी इजाफा हो जाए, लेकिन त्योहार तो जनता मिठाई खरीदेगी ही। डाक विभाग में 25,000 से ज्यादा वैकेंसी, बिना परीक्षा मिलेगी नौकरी। दरअसल बात है कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे 10वीं पास युवाओं के लिए इंडिया पोस्ट ने बड़ी भर्ती निकाली है। जब भारत सरकार के संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवक यानी कि GDS भर्ती 2026 की अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती के तहत देश भर के अलग अलग डाकघरों में शाखा पोस्ट मास्टर, सहायक शाखा पोस्ट मास्टर और डाक सेवक के पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। इस भर्ती में 25,000 से ज्यादा पद शामिल है। योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जब भर्ती की योग्यता, आवेदन शुल्क, वेतन, जरूरी दस्तावेज और फिर चयन के बाद की प्रक्रिया से जुड़ी पूरी जानकारी आपको हम बताएंगे। आपको बता दें कि देश भर के अलग अलग डाकघरों में ग्रामीण डाक सेवक के पदों को भरा जाएगा। इसमें शाखा पोस्ट मास्टर, सहायक शाखा पोस्ट मास्टर और फिर डाक सेवक के पद शामिल है। इस भर्ती में 25,000 से ज्यादा पद रिक्तियां हैं, जिसमें से 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। ऑनलाइन एकमुश्त पंजीकरण यानी कि OTR की प्रक्रिया 31 अगस्त 2026 से शुरू होगी। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन 2 सितंबर 2026 से स्वीकार किए जाएंगे। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। उम्मीदवार आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना में दी गई तारीख जरूर जांच लें। वहीं पर ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के उम्मीदवारों का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होना जरूरी है। इसके साथ ही 10वीं में गणित और फिर अंग्रेजी विषय में पास होना भी अनिवार्य है। उम्मीदवार ने 10वीं कक्षा तक उस पद के लिए निर्धारित स्थानीय भाषा की पढ़ाई होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि उम्मीदवार केवल 10वीं पास होने के आधार पर आवेदन नहीं कर सकता, उसे गणित और अंग्रेजी के साथ साथ संबंधित पद के लिए जरूरी स्थानीय भाषा की शैक्षणिक योग्यता भी पूरी करनी चाहिए। बिहार के हर जिला मुख्यालय में बनेगी साइंस सिटी, जीविका दीदियों को 25 लाख सोलराइजेशन का लक्ष्य। दरअसल बात है कि बिहार में 100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना और फिर केंद्रीय परियोजना प्रायोजित योजना की मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने समीक्षा की है। लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में हुई बैठक में उन्होंने बिहार गति के तहत चल रही परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया है। जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि विज्ञान और फिर तकनीकी के प्रति विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाने के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय में साइंस सिटी का निर्माण सुनिश्चित किया जाए। विद्यार्थियों और फिर युवाओं को आधुनिक वैज्ञानिक सुविधाओं के साथ प्रयोगात्मक ज्ञान से जोड़ने पर भी जोर दिया गया है।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि विकास कार्यों में आने वाली बाधाओं का त्वरित समाधान किया जाए। राज्य में विकास की गति को और तेज करने की जरूरत है। उन्होंने राजगीर में राज्य खेल अकादमी और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आधुनिक क्रिकेट स्टेडियम से बजट निर्माण कार्य को भी तेजी से पूरा करने को कहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिजली व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के साथ उपभोक्ताओं की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर त्वरित समाधान करने का निर्देश दिया है। नेपाल में ग्लेशियर फटा, बिहार पर मंडराया बाढ़ का खतरा। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम सम्राट चौधरी से की बात। दरअसल बात है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से फोन पर बात की है। ये बातचीत नेपाल में भारी बारिश और फिर ग्लेशियर फटने के कारण राज्य में बाढ़ के खतरे को देखते हुए हुई है। जब फोन पर हुई बातचीत करने के दौरान अमित शाह ने बिहार सरकार को भरोसा दिलाया है कि इस स्थिति से पैदा होने वाले किसी भी संभावित संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार हर संभव मदद करेगी। जब गृह मंत्री ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए जरूरी तैयारी करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी स्थिति का सामना करने और फिर जरूरत पड़ने पर राज्य के अधिकारियों को मदद देने के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी कि NDRF को तैनात किया जा रहा है। केंद्र सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और फिर समय पर मदद और फिर आपदा से निपटने के असरदार उपाय सुनिश्चित करने के लिए बिहार सरकार के साथ तालमेल बिठा रही है। बिहार बोर्ड इंटर मैट्रिक की परीक्षा फॉर्म जारी, 16 सितंबर है लास्ट डेट। कितनी लगेगी फीस? दरअसल बात है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2027 की तैयारी शुरू कर दी है। जब परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जब विद्यार्थी अपने स्कूल अथवा कॉलेज के माध्यम से 16 सितंबर 2016 तक 26 तक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे और फिर निर्धारित शुल्क जमा कर सकेंगे। वहीं पर दोनों परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने को अलग अलग वेबसाइट निर्धारित की गई है। बोर्ड की ओर से जारी सूचना के अनुसार इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2027 का परीक्षा फॉर्म intermediate.biharboardonline.com के माध्यम से भरा जाएगा। वहीं पर मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2027 के लिए exam.biharboardonline.org पर ऑनलाइन फॉर्म भरने की व्यवस्था की गई है। बोर्ड ने सभी स्कूल और कॉलेजों को निर्देश दिया है कि निर्धारित समय के भीतर सभी पात्र विद्यार्थियों का परीक्षा फॉर्म भरवाना सुनिश्चित करें। बिहार में खाद के लिए अब नो टेंशन, ऐप से करें एडवांस बुकिंग, QR कोड दिखाते ही मिलेगी डिलीवरी। दरअसल बात है कि उर्वरक खरीदने के लिए यानी कि खाद खरीदने के लिए किसी भी जिले के किसानों को अब खाद की उपलब्धता और फिर मात्रा को लेकर के परेशान नहीं होना पड़ेगा। केंद्र सरकार की नई खाद बिक्री आवेदन प्रणाली ऐप के तहत किसान ऑनलाइन से अपनी फसल और फिर रकबा दर्ज करके खाद की जरूरत के अनुसार पहले से बुकिंग कर सकेंगे। जब बुकिंग के बाद जारी QR कोड दिखा करके अधिकृत विक्रेता खुदरा से निर्धारित मात्रा में खाद प्राप्त की जा सकेगी। उर्वरक विभाग भारत सरकार तथा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल एप्लीकेशन सिस्टम नामक एक डिजिटल प्रणाली विकसित की जा रही है। यह मोबाइल ऐप आधारित ऑनलाइन व्यवस्था है। इसका उद्देश्य उर्वरक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुव्यवस्थित, किसान केंद्रित एवं मांग आधारित बनाना है। इस व्यवस्था को आगामी 1 सितंबर से जिले में लागू कर दिया जाएगा। प्रशांत किशोर का बड़ा दावा, MLC चुनाव में उतरेगी जनसुराज, 5-7 दिनों में जारी होगी लिस्ट। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में अपने पैठ बना रहे प्रशांत किशोर ने विधान परिषद MLC चुनाव को लेकर के एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी जनसुराज आगामी MLC चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी। जब प्रशांत किशोर के अनुसार इस चुनाव को लेकर के जनसुराज अन्य स्थापित राजनीतिक दलों की तरह ही पूरी मुस्तैदी और फिर तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी। इस कदम से राज्य के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है, यह क्योंकि पंचायत स्तर के बाद अब जनसुराज उच्च सदन में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की रणनीति पर तेजी से काम कर रही है। जहां MLC चुनाव में भागीदारी की पुष्टि करते हुए प्रशांत किशोर ने समय सीमा भी तय कर दी है। उन्होंने बताया है कि पार्टी चुनाव की तैयारी को अंतिम रूप दे रही है और फिर अगले 5 से 7 दिनों के भीतर उम्मीदवार के नामों की आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। इससे साफ है कि पार्टी चुनावी मैदान में उतरने को लेकर के काफी गंभीर है। उन्होंने कहा है कि जनसुराज इस चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी और फिर चुनाव को लेकर के राजनीतिक दलों की तरह पूरी तैयारी की जाएगी। आने वाले 5 से 7 दिनों के भीतर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। दोस्तों, नेपाल में आई भीषण बाढ़ से बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि बिहार को इससे खतरा है क्या, किशनगंज को इससे खतरा है? तो हम आपको इसके बारे में विस्तार से डिटेल से बताएंगे कि अगर आप किशनगंज के रहने वाले हैं या फिर बिहार के रहने वाले हैं तो क्या आपको इससे खतरा है,
क्या आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जिस कदर सोशल मीडिया पर लोग नेपाल की त्रासदी का वीडियो देख रहे हैं, उससे लोग सहम गए हैं और उनके मन में यही सवाल है कि क्या किशनगंज या सीमांचल या फिर बिहार में इस तरह की आपदा आ सकती है, क्योंकि जब भी बाढ़ नेपाल में आते हैं तो सबसे ज्यादा असर किशनगंज और बिहार को ही करता है। तो ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल है कि हमारे बच्चे, परिवार, घर, गांव, कस्बा का क्या होगा अगर इस तरह की बाढ़ आई तो। क्या जो ये बाढ़ आई है, क्या इससे हमारा इलाका प्रभावित होगा? तो आपको बता दूं कि जो ये बाढ़ आई है, ये सीधे सीधे नेपाल में आई है और ये गंडक नदी में आया है। तो नेपाल गंडक नदी में बाढ़ आने से बिहार में इसका ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन खतरा है। जी हाँ, अगर आप किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार के रहने वाले हैं तो आप शायद सुरक्षित हैं, लेकिन आपको भी अलर्ट पर रहना होगा, क्योंकि जो ग्लेशियर है वह ग्लेशियर सिर्फ एक ही तरफ नहीं है, बल्कि अलग अलग तरफ है। और अलग अलग तरफ ग्लेशियर होने की वजह से कौन सा ग्लेशियर कब टूट करके गिर जाए और कब तबाही मचा दे, कोई पता नहीं है। तो इसीलिए सतर्क बहुत जरूरी है। ऐसे में बिहार में भी तो खतरा बना हुआ है, क्योंकि बिहार के जो मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, वह खुद हवाई जहाज पर आज जाकर के निरीक्षण किया है और लोगों को सतर्क किया है। और सबसे जरूरी बात यह है कि जल संसाधन विभाग के अनुसार रात करीब 8:30 बजे तक गंडक बराज में जल स्राव में लगभग 20,000 क्यूसेक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जी हाँ, यानी कि बिहार की नदियों में भी पानी बढ़ रही है। अनुमान जताया गया है कि कल सुबह 11 बजे तक जल प्रवाह अपने उच्च स्तर तक पहुंच सकता है, जिसके बाद इसमें धीरे धीरे कमी आने की संभावना है। जब विभाग के अनुमान के मुताबिक गंडक नदी में अधिकतम जल स्राव करीब 2 लाख क्यूसेक तक पहुंच सकता है। अधिकारियों का कहना है कि ये स्थिति सामान्य दायरे में रहने की उम्मीद है। इसके बावजूद भी किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए बैराज और फिर आसपास के इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। तटबंधों की लगातार जांच की जा रही है, जबकि नियंत्रण कक्षों से नदी के जलस्तर और जल प्रवाह की हर जानकारी जुटाई जा रही है। अधिकारियों और फिर कर्मचारियों को भी पूरी तरह से तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि ये स्थिति सामान्य दायरे में रहने की उम्मीद है। इसके बावजूद भी किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए बैराज और आसपास के इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। तटबंधों की लगातार जांच की जा रही है, जबकि नियंत्रण कक्षों से नदी के जलस्तर और जल प्रवाह की हर जानकारी जुटाई जा रही है। अधिकारियों और फिर कर्मचारियों को भी पूरी तरह से तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दूं कि इस साल 14 जुलाई को गंडक नदी में अधिकतम 2,24,000 क्यूसेक जलस्राव दर्ज किया गया था। वहीं पर साल 2024 में 28 सितंबर को नदी का जल प्रवाह बढ़कर के 5,62,500 क्यूसेक तक पहुंच गया था। जहां इन पुराने आंकड़ों की तुलना में इस बार अनुमानित अधिकतम जल स्राव काफी कम बताया जा रहा है। इसी वजह से विभाग ने फिलहाल स्थिति को सामान्य बताया है, लेकिन नेपाल के ऊपरी इलाकों में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए लोगों को सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। जी हाँ, यानी कि सतर्क होने के लिए कहा गया है कि बिल्कुल भी लापरवाह ना हो, या कभी भी कुछ भी हो सकता है। वहीं पर जल संसाधन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरीके की अफवाह पर भरोसा न करें। नदी किनारे इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और केवल प्रशासन की ओर से जारी आधिकारिक जानकारी पर ध्यान देने को कहा गया है। विभाग का साफ संदेश है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। जी हाँ, लापरवाह नहीं होना है। वहीं पर उप मुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि नेपाल से आने वाली पानी की लगातार जानकारी दी जा रही है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। और साथ ही साथ किसी भी तरीके की अपडेट आती है तो केडीबी लाइव के माध्यम से सबसे पहले आप तक इस अपडेट को पहुंचाया जाएगा। तो आप केडीबी लाइव के साथ बने रहें और फॉलो नहीं किए हैं तो अभी तुरंत फॉलो कर लीजिए। दोस्तों, नेपाल और तिब्बत सीमा क्षेत्र से सामने आ रही तस्वीरें बेहद भयावह है। कहीं तेज बहाव में घर बहते दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं पर सड़कें और पुल पानी के साथ गायब हो गए हैं, तो कहीं मलबे के बीच लोग अपने परिजनों को तलाशते नजर आ रहे हैं। जगह जगह से बॉडी मिल रही है, जगह जगह से लाश मिल रहे हैं, जगह जगह में लोग मर गए हैं, जगह जगह में लोगों की जान चली गई है और उनका जो शव है वो मिल रहा है। इन तस्वीरों को देख करके सिर्फ डर ही नहीं लगता, बल्कि मन में एक बड़ा सवाल भी उठता है कि आखिर हिमालय क्षेत्र में इतनी बड़ी तबाही की वजह क्या बनी? क्या ये पूरी तरह से प्राकृतिक घटना थी, या फिर बदलते मौसम और इंसानी गतिविधियों ने इस खतरे को और बड़ा बना दिया है? 26 अगस्त को हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा टूटने और नीचे की ओर खिसकने की बात सामने आई। बर्फ, चट्टानों और मलबे की भारी मात्रा ने नदी के बहाव को अचानक प्रभावित किया। इसके बाद पानी और मलबे का तेज प्रवाह घाटी की तरफ बढ़ा और देखते ही देखते कई इलाकों में हालात बेकाबू हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक
त्रिशूली नदी के जलस्तर बहुत कम समय के अंदर कई मीटर तक बढ़ोतरी दर्ज की गई। अचानक आई इस बाढ़ ने लोगों को संभलने का पर्याप्त मौका तक नहीं दिया। जो लोग कुछ देर पहले तक अपने घरों और फिर रोजमर्रा के काम में व्यस्त थे, उन्हें अचानक अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थान तलाशना पड़ा। लेकिन इस बीच कई लोगों की जान चली गई, वे लोग दौड़ नहीं पाए और वे लोग नदी की चपेट में आ गए। जब इस आपदा में जान माल का भारी नुकसान हुआ, ये तो आपको पता ही है। वहीं पर हजारों लोग मारे गए हैं। बड़ी संख्या में लोगों के लापता होने की खबर सामने आई है। जब नेपाल और तिब्बत के कई इलाकों में सड़क, पुल, घर, दूसरी जरूरी संरचनाएं बुरी तरह से प्रभावित हो गई है, बर्बाद हो गए, तबाह और बर्बाद हो गई। इस आपदा ने स्थानीय लोगों के साथ साथ वहां मौजूद पर्यटकों और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी बेहद चिंता बढ़ा दी है। कई पर्यटक मारे गए हैं। हिंदुस्तान के, अपने देश भारत के बहुत सारे लोग वहां पर मारे गए हैं। जब बताया जाता है कि इस तरीके की आपदा शायद कभी इससे पहले कभी नहीं आई, लेकिन इस तरीके की आपदा आने से यहाँ पर हजारों लोगों की जान चली गई है। लेकिन अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ये बाढ़ क्यों आई, सवाल ये भी है कि क्या आने वाले समय में ऐसी घटनाएं और बढ़ सकती है। ये बड़ा सवाल है। दरअसल हिमालय दुनिया की सबसे युवा और फिर दुर्भाग्य रूप से सक्रिय पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल है। वहां पर भूस्खलन, हिमस्खलन, भूकंप और अचानक आने वाली बाढ़ का खतरा हमेशा मौजूद रहता है। इसलिए ग्लेशियर का टूटना और उससे पैदा हुआ तेज जल प्रवाह इस घटना का प्राकृतिक कारण हो सकता है। दरअसल जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय क्षेत्र में तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं